हेलो फ्रेंड, साइंस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एएलपी टेक्नीशियन के जीके जीएस के बारे में देख रहे थे। तो ये मेरा रेक्टिफायर साइंस का है और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को संदेश देना चाहते हैं कि एक साइंस का रेक्टिफायर हम शुरू करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग वीडियो के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें और ये 30 क्वेश्चन का एवरीडे होता है, सभी एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें और ताकि आप लोग को जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं साइंस के लेवल क्वेश्चन सभी को इसमें आप कवर करने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर इसमें अच्छा से आप लोग का प्यार रहा तो ज़रूर इस रेक्टिफायर सेशन को एवरीडे चलाने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन, जिसमें से बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और बहुत मज़े से आएगा। एक क्वेश्चन जो है सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, हम बार बार इसको बोल रहे हैं और इसको आपको पढ़ने के बाद कहीं भी आपको दिक्कत साइंस में नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन को अच्छे से हम डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब क्या होता है? जब हवा की गति बढ़ जाएगी तो दाब क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, जब हवा की गति यानी चाल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है दाब क्या होता है? कम जाता है। अगर हवा की गति कम जाएगी तो उसका दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर हवा की गति कमेगी, कभी देखे होंगे कि बादल के मौसम में जब बादल किया हुआ रहता है तो उस समय हवा की जो गति होती कम होती है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है यानी दाब बढ़ जाता है। और जब फ्रेश मौसम रहता है यानी अच्छे से टेम्परेचर हो यानी टेम्परेचर मेंटेनेंस हो, साथ में धूप अच्छे से निकला हो, तो उस समय हवा की गति जो होती है तेज़ होती है, तो उस समय क्या होता है? दाब घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो जब वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है उसे क्या बोलते हैं? क्यूरी तापमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरी तापमान बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो होता है ल्यूमेन या एस्टेरेडियन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो एस्टेरेडियन या ल्यूमेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जा सकती है उसे क्या बोलते हैं? तो सोडियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम के बारे में बात करें तो इसका सांकेतिक फार्मूला क्या होता है? Na होता है। परमाणु संख्या बोले तो 11 होता है। ठीक है, अगर द्रव्यमान संख्या पूछिए आपसे तो कितना होता है सोडियम का? तो 23 होता है। ठीक है, अब इसके और बारे में बात करेंगे तो सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है ताकि आग बाहर अगर जब भी इसको रखेंगे तो आग पकड़ यानी रिएक्टिव होता है, आसानी से आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ल्स का नियम संबंधित दर्शाता है यानी चार्ल्स का नियम किससे संबंधित है? बताइए। तो चार्ल्स का नियम किससे संबंधित है? तो प्रेशर एंड वॉल्यूम्स यानी आयतन और टेम्परेचर एंड आयतन यानी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से संबंधित है। किसका नियम? चार्ल्स का नियम। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्ति की नाड़ी की गति ताप माप कर एक चिकित्सक अनुसार लगा सकता है। तो जो व्यक्ति होते हैं, कोई भी बीमार व्यक्ति है तो उसको नाड़ी पकड़ के भी कोई डॉक्टर उसका रोग का पता बता देता है। तो वो नाड़ी पकड़ता है तो उससे क्या किस चीज़ का उसका सॉल्यूशन होता है यानी जांच होता है, तो होता है हृदय का। ठीक है, नाड़ी पकड़ के वो जांच कर लेता है कि इसका हृदय में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी शरीर में क्या प्रॉब्लम है। तो किसी भी व्यक्ति की नाड़ी की गति माप कर एक चिकित्सा अनुमान लगाया जा सकता है कि हृदय की गति क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, क्या व्यक्ति मर गया है या फिर जिंदा है, इसी नारी को ही पकड़ के किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति कौन से है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति तो बैक्टीरिया है। कौन सा है? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से किसको उत्सर्जित नहीं करता है यानी रेडियोधर्मी जो है किस किरण को उत्सर्जित नहीं करता यानी किसको उत्सर्जित नहीं करता? कौन? रेडियोधर्मी तत्व। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं। हीलियम नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन का अपोजिट क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का रूपांतरित है यानी थर्ड रूप है, सेकंड जिसको बोल सकते हैं। तो जो पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का रूपांतरित तत्व है। लेकिन यहाँ पूछा है कि रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से किसको उत्सर्जित नहीं करता है या नहीं लगाया है, तो नहीं करता है तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, बाकी पॉजिट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, नाभिक में हीलियम भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है, ट्रांसमिट होता है? यानी किस वैज्ञानिक ने खोज किया था कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है या संचारित होता है? ठीक है, तो किसने किया था बताइए? तो किया था रोलांड रॉस ने किया था। किसने किया था? तो रोलांड रॉस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो एक लेंस की क्षमता दिया गया है 2.5, तो इसको पूछा जा रहा है कि इसका जो फोकस दूरी होगा क्या होगा?
तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है बताइए। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है, 1/f। ठीक है, इसमें 1 होता क्या है, 1 डायरेक्टर बराबर 100/100 होता है, यानी इसको 2.5 इससे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 40। ठीक है, तो काटने के बाद आपको 40 आ जाएगा। तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है 1/f होता है, यानी 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/f होता है। जब उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होता है कि 100/f लिखिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, वो जो फार्मूला जो होता है एक 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/f मीटर में होता है, मीटर में होता है। जब उसको मीटर को 100 से उसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यानी 1 × 100 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यानी 1 फोकस दूरी बराबर क्या होगा, f बराबर 100/2.5। इसको काटिएगा तो 25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन आवश्यक है, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को स्कंदन करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो बताइए, तो कौन सा विटामिन आवश्यक है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, यानी ब्लड को जमाने के लिए, यानी क्लोटिंग में जमना होता है, तो ब्लड को जमाने के लिए हमारे शरीर में, किसी भी मानव के शरीर में ब्लड को जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति में अगर विटामिन के अगर उपस्थित नहीं हो तो उसका ब्लड आसानी से नहीं जम सकता है। ठीक है, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सी एक मंड की पाचन है, यानी स्ट्रेच की पाचन है। तो टाइलिन, मंड का निर्माण टाइलिन में होता है। ठीक है, तो ये कौन सा एंजाइम है जो कि मंड का कार्य करता है, तो टाइलिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक मोटर वाहन के पीछे की चीज़ों दिखलाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी मोटर को बैक का इमेज देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। तो ये किया जाता है किसका, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी गाड़ी के जो साइड मिरर होता है, जो हम लोग ड्राइवर के पास दिखते हैं, साइड में चश्मा लगा शीशा जो लगा हुआ रहता है, या फिर आप देखे होंगे बाइक में भी साइड मिरर के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं कांच यानी शीशा, उससे वह उत्तल दर्पण होता है, लेंस नहीं, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, साइड मिरर में, ताकि हमको कोई भी वस्तु अगर आए तो सीधा दिखाई दे कि हमारे डायरेक्शन में वो आ रहा है, वो पूर्ण रूप से उसको दिखाई दे, यानी छोटा करके उसको दिखाया जाता है। तो वही कौन करता है, तो उत्तल दर्पण करता है। तो वह मोटर गाड़ी के वाहन के पीछे साइड मिरर दिखाने के लिए, यानी साइड की वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जबकि अग्रभाग यानी सर्च लाइट जिसको बोलते हैं, आगे हेड लाइट जिसको बोलते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में समतल और अवतल, अब जहाँ तक सभी सैलूनों में समतल दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि दोनों का सेम इमेज बनता है। ठीक है, इसलिए अब समतल दर्पण आसानी से खरीदना भी आसान होता है, सस्ता मिलता है, अवतल थोड़ा सा इससे महंगा मिलता है। तो अब जितने भी सैलून भी होते हैं तो समतल दर्पण ही लगाया जाता है, लेकिन ऐसे मेनली रूप से कहा जाए तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग दाढ़ी बनाने में करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है। तो पक्षियों के पंख में मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर में ऊष्मा यानी गर्मी को बनाए रखने में ये शोधन प्रदान करना। यानी पक्षी का जो पंख होता है उसका मुख्य कार्य क्या है कि वह जितने भी पक्षी को गर्मी लगता है, यानी ऊष्मा जो होता है उसको बनाए रखना है, टेम्परेचर को अपना मेंटेनेंस करना, साथ में रोधक प्रदान करना। यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो पंख के द्वारा अपना टेम्परेचर को मेंटेनेंस कर सकते हैं, यानी रोधक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। तो है साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जो फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है, यानी बीज देता है। ठीक है, और गन्ना को काट कर हम लोग फसल लगाते हैं, यानी गन्ना काट फसल किस में, यानी गन्ना काट रोग किस में होता है, तो गन्ना में होता है। ठीक है, और ये जो मूंगफली जो दिख रहा है ये भी क्या है, तो एक बीज बोया जाता है। ठीक है, यानी दाना बोला जाया जाता है। तो मूंगफली को हम लोग, वो मूंगफली नहीं, बादाम वाला मूंगफली नहीं है, ये मूंगफली जो हम लोग खाते हैं दाल के रूप में। ठीक है, तो वो मूंगफली है। ठीक है, नेक्स्ट, आयोडीन के टिक्चर में क्या निहित होता है। तो आयोडीन के टिक्चर में क्या निहित होता है, तथा एल्कोहल और आयोडीन का विलीन होता है। क्या होता है, एल्कोहल और आयोडीन का विलीन होता है। क्या होता है, एल्कोहल और आयोडीन का विलीन होता है। ठीक है, तो टिक्चर में क्या होता है, आयोडीन के टिक्चर में क्या होता है, तो एल्कोहल के साथ आयोडीन मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन होता है। तो पशु जगत में मनुष्य का सबसे निकटतम कौन होता है बताइए। कहता है गुरिल्ला। गुरिल्ला एक पक्षी है जो कि मनुष्य के बीच में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम है बताइए। तो चांद पर किसी भी व्यक्ति को ले जाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो अपोलो 11 का यानी अपोलो 11 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चांद पर जाने के लिए अपोलो 11 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या आता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और प्रोसेसर तो जान ही रहे हैं कि उसका प्रोसेसर वैलिड रहता है 2 साल 4 साल के लिए। तो जो मशीनिंग का जो वर्किंग होता है ना, उसी को प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। तो कभी देखे होंगे कि इतना इतना एमएच का प्रोसेसर है, इतना दिन वर्किंग ऐसा कर रहा था ना। तो सिस्टम का जो टोटल हैंडल करता है ना, जैसे मेंटेनेंस होता है, तो उसका टोटल काम क्या है? प्रोसेसर का काम है। बाकी कंपाइलर जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का काम है। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित युग्म है। इनमें से कौन सा गलत सुमेलित युग्म है बताइए? तो दक्षिण ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीरी। दक्षिण ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीरी ने नहीं किया था, ठीक है। इसे कौन किया था? तो दक्षिणी ध्रुव पर किसने सबसे पहले पहुंचा था? तो एमंडसन ने पहुंचा था। किसने पहुंचा था? तो एमंडसन ने। और अगर ये कौन थे? रॉबर्ट पीरी कौन थे? तो उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो ठीक है। इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो यह है दक्षिण ध्रुव पर खोज करने वाला रॉबर्ट पीरी नहीं थे, एमंडसन थे। कौन थे? एमंडसन। जबकि उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी उत्तरी ध्रुव को खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट पीरी थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में कितना आया होगा। नेक्स्ट, और ये हाइग्रोमीटर है। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय की नमी को मापते हैं, ठीक है। नमी को मापने वाला एक हाइग्रोमीटर मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टल ने किया था, ठीक है। और डीजल लोकोमोटिव कहाँ है? तो वाराणसी में। वाराणसी का पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ड्यूरालुमिन के किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो ड्यूरालुमिन का, ठीक है। यानी वायुयान का जो हिस्सा पार्ट बनता है उसमें ड्यूरामिन का प्रयोग किया जाता है। अगर ड्यूरामिन आपको नहीं मिले तो एल्युमिनियम लगा दीजिएगा, क्योंकि जितने भी रिबिट होते हैं, जिसको हम लोग फर्श वाला बोलते हैं, उसमें एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यह हल्का होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर ड्यूरामिन नहीं मिले तो आप एल्युमिनियम ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन दिखाते हैं। तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? यानी सिलेंट्रा समुदाय के अंतर्गत कौन आता है? तो कहता है जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश किसके अंतर्गत आता है? सिलेंट्रा समुदाय के बीच आता है, ठीक है। अंतर्गत आता है। सिलेंट्रा समुदाय के बीच कौन आता है? अंतर्गत आता है तो जेलीफिश आता है, ठीक है। कुछ और हम इसका नाम बताते हैं, जैसे कि सिलेंट्रा हो गया, जेलीफिश। अगर गोल क्रीमी कहेगा तो प्लेहिक्सथिंथीज होता है। क्या होता है? प्लेंटिस एस्थींथीज, ठीक है। वो गोल क्रीमी आता है, ठीक है। गोल क्रीमी किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें आता है प्लेंटी हेल्पमीज थीज, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्टारफिश जो आता है किसके कुल के आता है, बताइए? तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, यानी इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन आता है? स्टारफिश आता है, ठीक है। अगर आपसे जोंक पूछ दिया जाए तो जोंक किसके अंतर्गत आता है? एनिलिडा के अंतर्गत आता है। किसके प्रति आता है? तो एनिलिडा के अंतर्गत कौन आता है? जोंक आता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रायोलाइट किस धातु का है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का है, ठीक है। क्रायोलाइट किसका है? तो एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है, ठीक है। नेक्स्ट, लड़की ही पैदा होगा जब उसका गुणसूत्र क्या होगा? तो XX होगा, ठीक है। यानी XX गुणसूत्र होगा, यानी माता का भी X और पिता का भी X अगर गुणसूत्र जिसको मिल जाए तो वो लड़की होगी। जबकि XY कब होगा? ये पुत्र होगा, लड़का होगा। यानी जिसके गुणसूत्र पिता का Y और माता का X गुणसूत्र अगर मैच करता है तो पुत्र किसका जन्म होगा? लड़का का होगा, ठीक है। अगर XX दोनों मिल जाए तो लड़की होगी, ठीक है। तो पिता में X और Y दोनों गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि महिला में X गुणसूत्र पाया जाता है। तो मैं इसीलिए जब भी बच्चा को बोला जाता है कि पिता का गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, तो इसी गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, क्योंकि पिता में क्या पाया जाता है? X और Y गुणसूत्र पाया जाता है। यानी अगर X के साथ मिल जाएगा, महिला में क्या होता है? XX होता है। तो अगर X पुरुष का और X महिला का अगर मिल जाएगा तो क्या होगा? लड़की जन्म होगा। अगर Y पुरुष का और X महिला का मिल जाएगा तो पुत्र जन्म होगा, ठीक है। तो इसलिए पिता के गुणसूत्र पे बच्चों का डिपेंड रहता है, ठीक है। तो जब XX होगा तो क्या होगा? लड़की होगा, और जब XY होगा तो लड़का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लैंगरहंस के द्वीप को इंसुलिन का स्राव करते हैं, स्थिर होते हैं। तो ये कहाँ स्थिर होते हैं बताइए? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में होते हैं। कहाँ होते हैं? अग्नाशय में, ठीक है। तो लैंगरहंस की द्वीप कहाँ होते हैं? तो अग्नाशय में होती है। कहाँ से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से ही स्रावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किसके द्वारा होता है बताइए? किसके द्वारा होता है? तो होता है एड्रेनालिन के कारण। एड्रेनालिन के कारण होता है हृदय स्पंदन। किसके कारण बढ़ जाता है? नहीं, रुधिर दाब, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, तो एड्रेनालिन के कारण होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि कान की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें तो ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। जबकि कान की सबसे, सॉरी दोस्तों, ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी एक ग्रंथि है, तो शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होती है।
और अगर कान की सबसे छोटी हड्डी कहे तो स्टेपिज होती है। कौन होती है? तो स्टेपिज सबसे छोटी होती है। एस्ट्रोजन और एक होता है एंड्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं में उत्सर्जित होता है और एंड्रोजन जो होता है पुरुषों में उत्सर्जित होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। HCl जो है जितने भी पेट में अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको मारने का प्रयास करता है। ठीक है। यह क्या होता है कि पेट के जीवाणु को नाश करता है। मानव शरीर में यह अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है HCl? तो HCl का निर्माण कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। ठीक है। यह छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है। इन ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? तो ऑक्टिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टिज्म बोलते हैं। ठीक है। ऑक्टिज्म सेल बोलते हैं। ऑक्टिज्म किसका से स्रावित होता है? ठीक है। किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व बोलते हैं? तो आवारा तत्व किसको बोलेंगे बताइए? तो आवारा तत्व किसको बोलते हैं? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं। हाइड्रोजन की मात्रा अगर वायुमंडल में पूछ दिया जाए तो कितना होता है? बताइए। तो होता है टोटल 71%। ठीक है। और सूर्य में कहेगा फिर भी 71% रहता है। नाइट्रोजन की मात्रा कहेगा तो 78% होता है। जबकि CO2 की मात्रा O2 की मात्रा पूछा जाए तो 21% होता है, जिसमें से 4% क्या होता है? श्वसन के दौरान इसमें CO2 की मात्रा होता है। अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा पूछ दिया जाए आपसे तो कितना होता है? 0.03%। ठीक है। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। क्या था? तो वृद्धि हार्मोन। तो ये रहा 30 नंबर का साइंस का साइंस का स्पेशल साइंस का क्लास। और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा सेशन लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये छोटा आप ही का चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से अगर ज़्यादा फीडबैक आए तो आपको एक सेशन जो 30 नंबर का है आपको एवरीडे मिलेगा। साइंस का ये रैपिड फायर है और ये आपको सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर दोस्त साइंस में डरते हैं तो साइंस में डरिए नहीं। आपको पर डे यानी एवरी डे आपको 30 नंबर का साइंस का एक वीडियो ज़रूर हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस वीडियो का अच्छा प्यार रहा तभी करेंगे ऐसा। नहीं तो जो सेशन मेरा सेट का जो सोल्यूशन जीके जिसका चल रहा है साइंस का, जो भी पूछा जाएगा रेलवे LP ऑल एग्ज़ाम के लिए, तो सेशन चलेगा ही। ये हम एक्स्ट्रा जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।